नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूएपीए। अगर आप करेंट अफेयर से जुड़े हैं तो इसके बारे में अक्सर सुनते होंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है पिछले कई सालों से। इसको हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। वैसे तो ये पहले भी चर्चा में रहता था, लेकिन 2019 में क्या हुआ कि इसमें बदलाव किए गए। कुछ सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए, कुछ नई बातें जोड़ी और वहाँ से ये चर्चा में आने लगा। साथ ही साथ इसके अलावा इस कानून का कई बार ऐसा देखा गया कि दुरुपयोग हो रहा है। कई बार अदालतों ने भी इस पर अपनी बातें रखी। कई बार जो संगठन है विभिन्न, उन्होंने आवाज़ उठाई कि सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। तो इन वजहों से भी यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2019 में क्या बदलाव हुए, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम में यहीं से पूछ लिया जाए कि इस कानून में नए बदलाव क्या हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो जांच करती है गतिविधियां जो भी हैं आतंकवाद से संबंधित, उनकी जांच करती है। तो उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून है ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। सिंपल। तो ये जो जांच एजेंसी है, इसको शक्तियां ज़्यादा दे दी गई हैं। जो नया बदलाव किया गया उसके तहत पहले क्या होता था कि किसी राज्य में जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब कहा गया कि अब अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अब सरकारों की अनुमति के बिना भी यह एजेंसी जांच करने के लिए जा सकती है। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ वो ये हुआ, पहले क्या था कि आतंकी घोषित करने के लिए किसी संगठन को घोषित किया जा सकता था, व्यक्ति को नहीं हम घोषित कर सकते थे पहले। इसमें क्या कहा कि एक व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। इसके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि क्या होता था कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, लेकिन वो किस संगठन से जुड़े हैं ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है और उस संगठन पे बैन लगा दिया गया, ये घोषित कर दिया कि ये संगठन जो है आतंकी गतिविधियों में है और इस पर निगरानी रखी जा रही है या फिर जो भी है, और व्यक्ति ने उस संगठन को छोड़ दिया और फिर इसके बावजूद वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, तो अब क्या करेंगे? उस व्यक्ति को तो हमने घोषित नहीं किया था कि आतंकी है, हमने संगठन को किया था, अब वो संगठन का हिस्सा नहीं रहा। तो कई सारी चीज़ें थीं जिनको ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया। ये एक तर्क है सरकार का, बाकी दूसरे लोगों का भी कुछ तर्क है, उस पर बात करेंगे। तो अब आतंकी जो है वो व्यक्ति भी घोषित हो सकता है, ये कहा गया, ये बदलाव किया गया। आगे देखिए, इसी में एक चीज़ हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, या फिर आप इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ये जो बदलाव किए गए हैं, 2005 में एक संधि हुई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं। संधि का नाम है, बड़ा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। इसको ध्यान में रखकर बदलाव किए गए हैं। देखिए, एक जो और बदलाव किया गया 2019 में कि आतंकवाद संबंधी संपत्ति है, मान लेते हैं कि कोई धन है, बैंक में जमा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर है, ज़मीन है, जो भी है, उसे एनआईए जो महानिदेशक होते हैं उनकी सहमति से जब्त किया जा सकता है। ये एक शक्ति दे दी गई महानिदेशक को, पहले यह नहीं था। ठीक है, ये सारे बदलाव किए गए 2019 में। अब प्रश्न ये है कि इस कानून की क्या ज़रूरत है, या इस कानून से क्या लाभ हैं, इस कानून के पक्ष में क्या तर्क हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, अगर हम लाभ की बात करें मोटे तौर पर, तो अभी क्या है, इस समय आतंकवाद के खतरे अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी देखिए, हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं, चाहे श्रीलंका में हुई हों, न्यूजीलैंड में हुई हैं, और इधर तो अब अफ़गानिस्तान का माहौल बदल चुका है, तो कुछ आतंकियों को और प्रोत्साहन मिल रहा है और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आतंकवाद का जो खतरा है वो लगातार अभी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में न्यूक्लियर टेररिज्म को रोकने के लिए और बाकी अन्य तरीके के आतंकवाद को रोकने के लिए भी ऐसे कानूनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यह कानून बहुत काम का है। आगे अब क्या है, पहले संगठनों पर ध्यान दिया जाता था, अब कोई व्यक्ति भी निगरानी में रखा जा सकता है, बच नहीं सकता।
अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है तो उस पर निगरानी रखी जा सकती है और संभावित खतरों को टाला जा सकता है। तो ये भी फ़ायदा है। और अब जो है, अब थोड़ा सा ये हो गया कि अब विलम्ब नहीं होगा, बहुत सारी गतिविधियाँ अब तीव्र हो जाएंगी। जो भी बदलाव हुए हैं उनका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, ये भी एक फ़ायदा आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, उच्च अधिकारी को अधिक शक्तियाँ दे दी गई हैं और एनआईए में इससे क्या होगा कि जो मानव संसाधन है उसकी कमी दूर होगी। अभी भी हमारे यहाँ जो जांच एजेंसियाँ हैं उनमें लोगों की कमी है। अभी देखिए, कई सारे ऐसी जांच एजेंसियाँ हैं, चाहे भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई हों, चाहे आतंकवाद को रोकने के लिए बनाई गई हों, उनमें जो लोग काम करते हैं उतने पर्याप्त नहीं है जितने होने चाहिए। तो उच्च अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ दे दी गई हैं, जो महानिदेशक हैं उनको, कि मानव संसाधन से संबंधित जो लोग उसमें मतलब काम करते हैं उनसे संबंधित वो फैसले ले सकते हैं और लोगों की भर्ती हो सकती है। ये सारी गतिविधियाँ, ये सब कुछ किया जा सकता है। तो ये बदलाव का लाभ है। अब देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें लिखना नहीं है। इतना बस अगर आपको पता है ना, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक है उसका स्कोप देखा जाता है कि यूएपीए का स्कोप कितना है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लाभ में इतना आप लिखेंगे आपका काम चल जाएगा। वैसे भी अगर इस पर प्रश्न आए तो मुश्किल से 150 शब्द वाला आएगा। चलिए वो अलग की बात है, लेकिन इतना काम का है। आगे देखिए, इससे क्या हुआ है, कुछ चिंताएं भी उभरी हैं और असली प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि चिंताएं क्या हैं। चलो मान लेते हैं कि इसके लाभ हैं, सरकार ने कुछ गिनाए, कुछ देखने में भी लगता है। इसमें क्या चिंताएं हैं? सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है। पहले भी हो रहा था दुरुपयोग, अब भी हो सकता है। आप देखिए, कई लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग जो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की विचारधारा से सहमत नहीं है, उन्हें अलग अलग धाराओं के तहत पकड़ लिया जाता है, थाने में कैद कर लिया जाता है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोगों पर केसेस चल रहे हैं। आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं कुछ लोगों के जो बड़े फेमस हैं। तो इसका सरकार दुरुपयोग कर सकती है कि ये व्यक्ति जो है देशद्रोही है, ये व्यक्ति जो है लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत की बात है, चिंता की बात है, समझ रहे हैं। साथ ही साथ इसके जो प्रावधान है वो पहले से ज़्यादा कठोर कर दिए गए। एक तो हम अभी देख रहे थे कि केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दे दी गई। अब एनआईए जो है, राज्य सरकारों के पास भी एक ढांचा है जांच करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों की, लेकिन अब जो प्रावधान है इस तरह के हो गए कि केंद्र की शक्ति जो है ज़्यादा मजबूत हो गई। हमारा जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय ढांचा है, वो कमज़ोर हो जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार अपने हिसाब से अपनी मनमानी भी कर सकती है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है हमारे संघीय ढांचे को लेकर के। आगे ये जो बदलाव है ये न्यायिक विरुद्ध के भी खिलाफ हैं। कैसे? अब मान लीजिए कि कोई आदमी भाषण दे रहा है, कोई अपना विचार व्यक्त कर रहा है कहीं पे सोशल मीडिया के ज़रिए, अब उसको आप पकड़ लें, कहें कि ये तो आतंकी है, कोई सबूत नहीं मिला, बस उसकी बातें इस तरह की हैं कि सरकार को हमें लगता है कि हमारे खिलाफ बोल रहा है या कुछ भी। अब भाषण के आधार पर, विचार के आधार पर आप किसी को आतंकी घोषित कर दें, ये गलत है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए, जब किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर दिया जाता है, हो सकता है कि वो साबित ना हो पाए, वो आम नागरिक है, अच्छा नागरिक है, बस देश हित में कुछ बातें कह रहा है, सरकार को पसंद नहीं आ रही। लेकिन एक बार जब आतंकी घोषित हो गया तो उसकी जो रिस्पेक्ट थी समाज में, उसकी जो पहचान थी, उसको जो चोट पहुंचती है समाज में, उसकी जो छवि बनती है, उसकी भरपाई नहीं होती, आसान नहीं है। लोग उसे शक की नज़र से देखने लगते हैं, समाज में उसका क्या असर होगा, वो अपने ही लोगों के बीच में पराया जैसा हो जाता है। ये बड़ा खतरनाक चीज़ है और सरकारों ने इसका खूब इस्तेमाल किया है लोगों को बदनाम करने के लिए, उल्टे सीधे चार्जेस लगा करके, जेल में बंद करके। तो ये जो है बहुत गलत चीज़ है, एक चिंता की बात है। फिर आगे क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कानून फिर हटा देना चाहिए। कानून में कुछ अच्छी बातें हैं, ज़रूरत की बातें हैं, वो हमने बात कर ली, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कंक्लूज़न की बात करते हैं, आगे की राह की बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले ये कि अगर उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो उसके विरुद्ध कोई रक्षा का उपाय तो होना चाहिए ना। अब किसी को भी पकड़ के आप 6 महीने के लिए बंद कर दिए हैं, बाद में 6 महीने बाद पता चला कि
इसमें तो कोई गलती नहीं थी। तो क्या कहेंगे, ठीक है भैया, ओके जाओ, अब तुम्हारी गलती नहीं थी। अरे ऐसे कैसे? उसका 6 महीने नुकसान हुआ है, उसके सामाजिक छवि खराब हुई है, उसके ज़िंदगी के 6 महीने ऐसे ही चले गए और आपने कह दिया कि ठीक है जाओ। हो सकता है कि वो कहीं नौकरी कर रहा था व्यक्ति, उसकी नौकरी चली गई और इतना कह देंगे जाओ काम हो गया। बाकायदे अगर कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर सरकार ने बिना अच्छे से जांच के किसी व्यक्ति को पकड़ा है, किसी को जेल में डाला है, किसी को प्रताड़ित किया गया है, तो बाकायदे उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आतंकवादी नहीं है तो भाई साबित हो गया आतंकी है, कोई बात नहीं, उसे सज़ा जो मिलनी चाहिए दो, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो मासूम व्यक्ति है जिसने कोई गलती नहीं की, जो बस अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा था एक नागरिक के तौर पर, उसे आपने कह दिया कि ये आतंकवादी है, उसे आपने जेल में बंद कर दिया। और कई लोग ऐसे हैं जो सालों साल जेल में रहते हैं ऐसे चार्जेस को लेकर के, और वो उन्होंने कोई गलती नहीं की होती। तो ऐसे में पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि समाज जो व्यक्ति है उसकी कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, लेकिन सरकार को सीख भी मिलेगी। सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि भाई ऐसे व्यक्ति को ना पकड़ें जो जिसने गलती नहीं की है, वरना इस कानून का दुरुपयोग होता रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अत्याधुनिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो जांच कर रहे हों या पुलिसकर्मी हैं या आपराधिक न्याय प्रणाली है, जितने भी लोग इस प्रक्रिया से जुड़े हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें कानून के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और वो कानून उस पर लागू कर दिए, स्पेशली थानों में ऐसा देखा जाता है। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जांच के स्तर पर, वहाँ से लेकर के जो न्याय प्रक्रिया है वहाँ तक, ताकि जब हम अपने देश में शांति व्यवस्था की बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो देश सुरक्षित भी रहे और हमारे नागरिक भी सुरक्षित रहें। ऐसा न हो कि नागरिक ही डरने लगें अपनी बात कहने से, खुद को एक्सप्रेस करने से। समझ रहे हैं? तो ये जो है एक ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा साक्ष्य संग्रह की देखरेख के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे जितने भी डाटा हैं इससे संबंधित, आतंकवाद से संबंधित, गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित, तो उसकी देख रेख कौन कर रहा है? बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो अलग अलग बिखरे हुए हैं, राज्यों की डाटा अलग हैं, समन्वय नहीं बन पाता। इस पर हम बात करेंगे, अभी एक टॉपिक इससे रिलेटेड आएगा। तो समन्वय नहीं बन पाता, डाटा बिखरा हुआ है, तो एक ऐसा डाटा बेस होना चाहिए जो केंद्रीय स्तर पर हो, उसके लिए एक एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा अच्छे से, कई बार ऐसा देखा गया है, आपने न्यूज़ सुना होगा कि भाई बहुत सारे आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं, नुकसान हो चुका है, लोग मारे जा चुके हैं, बाद में पता चलता है कि इसकी सूचना दी गई थी, इस बात की आशंका थी कि ये घटना होने वाली है, लेकिन ढंग से कार्रवाई नहीं हो पाई। उन लोगों तक, उन अधिकारियों तक ये बात स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचाई जा सकी कि ऐसी घटना होने वाली है। कश्मीर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में पहले से शंका थी। तो अगर साक्ष्य एक जगह रखा जाएगा, डाटा एक जगह रखा जाएगा, केंद्रीय एजेंसी उसकी देख रेख करेगी, तो बहुत आसानी से समय से फैसले लिए जा सकेंगे। ये एक फ़ायदा होगा। तो बस इस टॉपिक को इतना ही जान लीजिए, इतना आपके काम का है। और इसके बाद से अगर कुछ थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आएगा तो आप कहानी बना के बढ़िया से लिख सकते हैं। ये मेन बातें थी। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में वो हौसला जो मैंने कहा था, सीरीज आने वाली थी कहानी की, वो आ चुकी है इसी संडे को। मैंने अगले संडे को कहा था, आप तुरंत जाकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, वो लेट्स मेक इट ईजी का जो जो सीरीज़ है 5 जनवरी से जो आने वाली है, उसका भी लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देखिए। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। नमस्कार।